गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज फिर वही शाम आ गई आपके सामने जिसमें हम संगीत से हमारे लम्हे को हम एंजॉय करेंगे, संगीत का लुत्फ उठाने के लिए हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं योगेश भाई मिस्त्री। नमस्कार योगेश भाई, आपका स्वागत है। और हमारे दोस्त काफी समय से इंतजार कर रहे हैं ये शो का। ये शो दिन बर दिन हमारे दोस्तों का और बहनों भाइयों का प्यार इंक्रीज करते जाता है, क्योंकि एक से एक ऐसे नगमे यहाँ पे आते हैं और आर्टिस्ट को पहचानने का एक मौका भी मिलता है कि हाँ, ये आर्टिस्ट अच्छा ऐसे हैं वैसे हैं। ठीक है, तो अब जो म्यूजिक चल रहा है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, तो मैं चाहता हूँ आप भी किशोर दा के फैन हो। और मैंने आपको बीच में सुना था पल पल दिल के पास को लेके कभी कुछ मतलब आपकी यादें हैं इस गाने से। फिल्म है ब्लैकमेल, राखी और धर्मेंद्र जी, तो क्या यादें हैं आपकी, जरा बताएंगे। एक्चुअली ये गाना मुझे इसलिए बहुत पसंद है, अगर मैं पास्ट में चला जाऊँ माय यंग एज में, तो बिफोर माय मैरिज जब एंगेजमेंट हुआ था, तो अभी जो दौरा चल रहा है ईमेल और व्हाट्सएप वो सब का, उस समय पे लिफाफे पे सब पत्र व्यवहार होता था। जब उस समय मेरी होने वाली बीवी जब मुझे खत लिख के भेजती थी, उसको लिफाफा नहीं कहते, उसको प्रेम पत्र कहते हैं। बिल्कुल सही वर्ड आपने यूज किया है। तो प्रेम पत्र का बहुत वो बेचैनी से इंतजार करता था। और ये गाने में भी ऐसा ही है, जब धर्मेंद्र जी के खत लिखते हैं, प्रेम पत्र लिखते हैं, तो उड़ता चला जा रहा है, राखी उसके पीछे पीछे भागती जा रही है। ऐसा ही मेरा हाल था। मैं हर 10 दिन के बाद आप भी भागते थे, आप भी पत्र के पीछे भागता रहता था। यस। और आज की डेट में भी वो पत्र का खजाना मेरे घर पे पड़ा है। वाह, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब एक बात बताइए, इस पिक्चर में जो पत्र है ना, इस पिक्चर में पत्र का जब एड्रेस होता है, वो मतलब हर बार एक अलग रूप में दिखाया जाता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो जब धर्मेंद्र जी राखी को लेटर लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं रिस्पेक्टेड आशा मेहता जी, पहले एक आदरणीय मतलब एक रिस्पेक्ट से लिखते हैं। फिर वो थोड़ा छोटा हो जाता है, दूसरे शॉट में वो हो जाता है आशा मेहता जी, फिर होता है आशा मेहता, फिर आशा। तो आपके पत्र में भी ऐसा कुछ होता था या जैसे जब अपनापन और जैसे जैसे नजदीकियां बढ़ती जा रही है, मतलब नजदीकी आती रहती है, उस समय इतना तो गैप रहता ही है। तो आपका भी मतलब पहले योगेश मिस्त्री जी, फिर मिस्त्री जी, ऐसा कुछ ऐसा ही होता है, ऐसे ही कुछ ऐसे ही होता है। ओके ओके, चलो, नथिंग पर्सनल। चलो, ये तो थोड़ी पर्सनल बात हो गई। आइए आपसे हम ये नगमा सुनते हैं।
रहती है पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी प्यार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन की ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गाने में आखिरी जो अंतरा है उसमें मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये वन साइडेड लवर जो होता है ना वो ही समझ सकता है। धर्मेंद्र ने जिस तरह से फीलिंग पेश की थी वो, अगर मैं प्रिसाइसली जाऊं तो 4:15 पे 4 मिनट और 15 सेकंड पे जब धर्मेंद्र या किशोरदा हम यूज करें तो जब वो मीठी वो जो स्ट्रेच करके गाते हैं पूरे गाने में, यही पर्टिकुलर वो टाइम पे धर्मेंद्र जी का एक्सप्रेशन इट वॉज टोटली कि मतलब वन साइडेड लव क्या होता है, कैसे होता है, फीलिंग्स कैसे दी जाती है, बिल्कुल वैसा था। आपके साथ तो ऐसा नहीं हमारा लव तो आपका था पर पत्र नहीं आता था बस। नहीं पत्र भी आता था पर लेट आता था। मैं वेट करता था, पोस्टमैन दबा के रखता था, लेट देता था आपको। चलो कोई बात नहीं, ये वो दौर था जब किशोरदा छाए हुए थे बॉलीवुड में। मतलब हर सिंगर मतलब हर कंपोजर किशोरदा को मतलब किशोरदा से ही गवाना चाहते थे। हर आर्टिस्ट भी ये कहते थे कि मेरा प्लेबैक किशोरदा देंगे। बट उस जमाने में एक फिल्म आई थी हम किसी से कम नहीं, राइट। आर डी बर्मन का संगीत था। ब्लैकमेल में कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। आर डी बर्मन नो डाउट किशोरदा के बिगड़ तो कभी मतलब उनका फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा किशोरदा होते थे। बट इस फिल्म में हम किसी से कम नहीं फिल्म में आर डी बर्मन ने ये गाना रफी साहब से गवाया था, बराबर, क्योंकि वो गाने का जो स्टाइल था वो थोड़ा हटके था। नो डाउट इनिशियल पार्ट सुषमा श्रेष्ठ जी, पूर्णिमा जो भी आजकल अहमदाबाद आके गई हुई, रिसेंट पास में आके गई हैं, तो उन्होंने गाया था। फिर बाद में रफी साहब ने गाया था। तो आई थिंक रफी साहब वाज द बेस्ट फिट इन
For this, sir, for this. हाँ, तो जरा वो गाना सुना दीजिए। Sure. वो भी आपका एक पसंदीदा गाना। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, याद है मुझको तुमने कहा था, तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफाए भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, वो कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता, वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया, नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। अब हम अगला नगमा जो लेने जा रहे हैं, यशुदास जी का गाया हुआ है और इलैयाराजा, हाँ इलैयाराजा का म्यूजिक है। सब बेसिकली साउथ बेस्ड फिल्म है जिसको हिंदी में डब किया गया था। ये फिल्म इतनी, मतलब ये फिल्म ऐसी है कि आप जितनी बार भी देखेंगे उतनी बार आपके आंखों में आंसू आ जाएगी। आप मतलब हर इंसान रोया है। सही बात, बिल्कुल और सही। उसमें ऐसा कहें तो जब फिल्म का जो आखिरी पार्ट है
तो मेरे हिसाब से तो कोई देख नहीं पाता। कोई देख नहीं पाता। मीन अगर सेंसिटिव बंदा अगर होगा ना 101% वो उसमें रोएगा। ये फिल्म की बेसिकली स्टोरी ये थी कि कमल हसन श्रीदेवी देवी को मिलते हैं, उनका एक एक्सीडेंट हो गया होता है श्रीदेवी जी का, और एक फादरली फिगर की तरह श्रीदेवी को वो संभालते हैं, बिल्कुल फादरली फिगर। इस फिल्म के दौरान कमल हसन जी को एक सपना भी आ जाता है। वो सपने में एक सीन ऐसा दिखाया कि जहां पे वो थोड़ा अफेक्शन, मतलब लव वाला अफेक्शन आता है श्रीदेवी के लिए, और जैसे ही उसका आंख खुलती है तो वो एकदम से अपने आप को रिफ्रेश करते, फ्रेश करते, अरे बाप रे ये मैंने क्या सोच लिया। तो मतलब ये स्टोरी वैसी है कि कमल हसन ने जिस तरह से एक फ्लॉलेस एक्सप्रेशन के साथ एक्टिंग दी है, और साथ ही श्रीदेवी जी ने भी उतनी ही बेहतरीन एक मीन्स नादान बच्ची की तरह एक सामने पेश किया है। और आखिर में जिस तरह से वो प्लेटफॉर्म पे, मतलब रेल में जब जा रही होती है प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह से दिया है, मीन्स ऑसम। ये फिल्म के डायरेक्टर थे बालू महेंद्र। फिल्म के डायरेक्टर थे बालू महेंद्र। हेड्स ऑफ टू बालू डायरेक्टर बालू महेंद्र जी। ये फिल्म जो है ना, ये डायरेक्टर बालू महेंद्र जी की आप बीती है, उनकी खुद की ये पर्सनल स्टोरी पे, मतलब पर्सनल लाइफ की स्टोरी पे ये फिल्म उन्होंने डेवलप की थी। 100% तो खैर नहीं होती है, बट इस उनकी लाइफ से ही ये स्टोरी बनी थी। उनकी वाइफ एक्टर थी, पर बहुत छोटी थी उनसे, और बिल्कुल वैसा ही किस्सा हुआ था उनको उनकी वाइफ के साथ, शोभा, उनका नाम था शोभा। उनके साथ ये किस्सा हुआ था। बदकिस्मती कहो या एक्सीडेंट कहो, कुछ भी कहो, पर शादी के 2 साल के बाद शोभा जी ने सुसाइड कमिट कर लिया, और शी वॉज हार्डली 17 एट दैट टाइम एंड शी कमिटेड सुसाइड, और ऐसा कुछ किस्सा हो गया था। तो ये उनकी पर्सनल लाइफ पे ये फिल्म बनी है, और उसका ये प्यारा सा नगमा, जो उसको हम लोरी भी कह सकते हैं, एक फादर अपनी बेटी को किस तरह से नींद करवाता है, आइए सुनते हैं आपसे। इसके पहले मैं एक अपना किस्सा बताना चाहता हूँ। सेम स्टोरी मेरे लाइफ में हुआ था। यहाँ पे श्रीदेव का एक्सीडेंट हुआ था, मेरी लाइफ में मुझे खुद को एक्सीडेंट हुआ था, एंड आई वॉज इन कोमा। ओह गुडनेस। उसके बाद के जो 2 महीने थे ना, हाँ, मेरी वाइफ ने और मेरे फैमिली ने जो मुझे संभाला ना, इसकी वजह से सब मुझे देख पे चाहिए। ओह ग्रेट, रियली अ ट्रेजेडी, बट सॉरी ये जान के कि आपका भी ऐसा कुछ थोड़ा मतलब एक्सीडेंट टाइप का कुछ हुआ था, एंड यू वर दैट सीरियसली हर्ट। सॉरी टू नो दैट। अभी आप हमारे सामने हैं, हमारे बहनों भाई दोस्तों के सामने हैं, और ये प्यारा सा नगमा आप पेश करेंगे, आइए।
जा, मुझको कोई अपना दे जा, अनजाना सा मगर कुछ पहचाना सा, हल्का फुल्का सब कभी रेशम से भी रेशमी, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा, दिया के उड़ते फाकिरे अखियों में आ जा साथी रे, हो रात के रथ पर जाने वाले, नींद का रस बरसाने वाले, इतना कर दे कि मेरी आंखें भर दे, आँखों में बसता रहे सपनाए हंसता रहे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा, दिया के उड़ते फाकिरे अखियों में आ जा साथी रे, हो बहुत बहुत बढ़िया। अब हम जिस फिल्म का गाना लेने जा रहे हैं, फिल्म शालीमार। कृष्णा शाह जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था, और ये उस जमाने की कही जाती है कि सबसे महंगी फिल्म थी। ये फिल्म 2 लैंग्वेज में बनाई गई थी, मीन्स हर सीन को 2 बार शूट किया गया था। काफी तकलीफें आई थी ये फिल्म बनाने में हमारे कृष्णा शाह जी को, बट ही वॉज वेरी मच एडमेंट, कहा कि ये पिक्चर तो मैं बना के ही रहूंगा। इस फिल्म में ओरिजिनल हीरो, एनी आइडिया? नो आइडिया, ओके। बहनों भाइयों, इस फिल्म में ओरिजिनली साइन किया गया था अमिताभ बच्चन जी को। जी हाँ, इस फिल्म के ओरिजिनल हीरो थे अमिताभ बच्चन जी। सितंबर महीने की डेट चाहिए थी, 10-12 डेट्स चाहिए थी, 10-12 डेट्स भी देने की बात थी। उस समय अमिताभ बच्चन जी यश चोपड़ा जी की भी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। आई थिंक जनता हवलदार या ऐसी कोई फिल्म थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, पर यश चोपड़ा जी की कोई फिल्म थी, शूटिंग हो रही थी। तो वहां पर मीटिंग हुई कृष्णा शाह जी की, यश चोपड़ा जी की और अमिताभ बच्चन जी की। वहां पे जब डेट्स का डिस्कशन चला, भी कौन सी डेट कौन लेगा, तो अमिताभ बच्चन डिडंट स्पीक अ वर्ड, ही वाज टोटली मम। तो वो बिल्कुल जो साइलेंट थे, तो कृष्णा शाह जी समझ गए कि अमिताभ बच्चन कहीं प्रोड्यूसर डायरेक्टर के दबाव में है, तो वो नहीं दे सकते। तो इमीडिएटली ही टुक द डिसीजन एंड ही चेंज्ड कि अब किसको दें। तो किसी ने सजेस्ट किया कि उस टाइम पे इन थिंग हीरो दैट वाज धर्मेंद्र, एंड ही वाज स्मार्ट इनफ, हैंडसम इनफ, तो बोले धर्मेंद्र जी को। धर्मेंद्र जी को कृष्णा शाह जी पहचानते थे। तो ये फिल्म में इंग्लिश वर्जन में एक भी गाना नहीं है, हिंदी वर्जन में 5 गाने हैं और 5 गाने अलग अलग प्लेबैक सिंगर से
गवाए गए हैं। उषा उत्तप, लता मंगेशकर, आशा, ये 3 फीमेल। मेल में रफी साहब और किशोर कुमार का और आशा जी का और उषा उत्तप का गाना तो कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया। आशा जी का तो गाना जो था वो दैट वाज द टाइटल सॉन्ग, मेरा प्यार शालीमार। उषा उत्तप का कोई भी क्लब में या डिस्कोथेक में उस गाने के बगैर मतलब पार्टी नहीं होती थी। 1 2 चा चा चा। और किशोर दा का ये प्यारा सा नगमा, हम बेवफा हरगिज न थे, ठीक है, तो वो गाना भी मतलब इतना हिट हो गया। ये फिल्म बेसिकली फ्लॉप फिल्म है। बॉक्स ऑफिस में इसका कलेक्शन जो इन्होंने खर्चा किया था करीबन उस जमाने में 3.5 करोड़ का खर्चा किया था, एंड द कलेक्शन वाज अराउंड 1.40 और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इट वाज अ लॉस मेकिंग फिल्म, राइट। बट ये फिल्म जो चली वो चली बिकॉज ऑफ आर डी बर्मन्स म्यूजिक। गाने सब हिट थे। इस फिल्म को रिलीज होने के पहले गोल्डन डिस्क अवार्ड मिला था। गोल्डन डिस्क अवार्ड वाज उस जमाने में अगर आपके 5 लाख आपके क्या बोलते हैं रिकॉर्ड्स बिक जाते हैं, राइट, तो यू गेट अ गोल्डन डिस्क। द फिल्म वाज नॉट रिलीज्ड येट एंड इन स्पाइट ऑफ दैट इट वाज awarded a golden disc award. So that was the essence of the music of this film. आइए एक प्यारा सा नगमा सुनते हैं। हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। हम दो मिली उसकी सजा, हम दो खता कर ना सके। हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। कितनी अकेली थी वो राह मुझ पे, अब तक अकेले चलते रहे। तुझसे बिछड़ के भी ओ बेखबर, तेरे ही गम में चलते रहे। तूने किया जो सिकवा हम वो कर न सके। हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर न सके। तुम मेरे पास सच था मगर कितना था सच ये किसको पता। जाने तुम मैंने कोई धोखा
दिया जाने तुम्हें कोई तो हुआ इस प्यार में सच झूठ का तुम फैसला कर न सके हम बेवफा हरगिज़ न थे पर हम वफा कर न सके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योगेश जी, अब मैं ज्यादा ना बोलूंगा, अब आप कुछ कहिए अपने बारे में। आपको संगीत गाने का शौक कब से हुआ? एक्चुअली संगीत तो जब मैं यंग एज में था तब मुझे बहुत पसंद था, मगर मैं बोल सकता हूँ एज ए बाथरूम सिंगर आई वॉज ऑन दैट टाइम। बट जब से कोरोना आया और कोरोना के बाद जब गैप हुआ, उसमें घर पे बैठे बैठे म्यूजिक सुनता रहता था, तो उससे मतलब मज़ा आना लगा, चलो मैं भी गा सकता हूँ। तो सोचा चलो कोई स्टूडियो चॉइस करते हैं। तो हमने इंटरनेट पर सर्च करके सब पूरा चेक किया, तो अपने एरिया में नारायणपुरा में सबका रिव्यूज़ भी बहुत अच्छा था, क्रॉक स्टूडियो। थैंक यू। तो एक बार मैं आया, तब आपसे ही फ़ोन किया था मैंने। तो उस दिन आपसे और क्रॉक स्टूडियो से जो लगाव हो गया कि ये छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका अनुभव कैसा है क्रॉक स्टूडियो का? बहुत बढ़िया, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। उसमें सब पूछा गया। थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब हिंदी में ही बोलूंगा। अब आप आए हैं क्योंकि हम गुजरात के हैं, तो एक गुजराती गजल बनती है मनहर उदास साहब की, क्योंकि मनहर उदास जी अभी रिसेंटली ही कुछ दिन पहले अभी 2 सैटरडेज आके यहाँ पे हमारे अहमदाबाद में शो करके गए, एंड लिटरली एट द एज ऑफ 91 he was standing and singing and standing all alone throughout the show at the age of 91. Hats off to this artist मनहर उदास जी। सही में, और उनके आवाज में भी खैर 20s या 30s 40s वाली तो शायद वो नहीं होगी, बट एटलीस्ट एट दिस एज सिंगिंग सो सुपर्बली स्टनिंग, इट वाज रियली स्टनिंग। आइए आपसे उसका उनका गाना वो शो देखने के लिए मैं खुद गया था संडे को जी। अहमदाबाद ठाकुर वैद्य हॉल। ओके जी। तो मैं और मेरी वाइफ दोनों हम उसके आशिक है, उसके सॉन्ग के आशिक है, उसके गजल्स के आशिक से। तब मैंने देखा एट दिस एज, उनके साथ मैंने फोटो भी खिंचवाया। ओके। तो मुझे लगता है कि ये एज में भी उनका जो क्रेज है पब्लिक में, दैट वाज हाउसफुल एंड ऑडियंस। दैट्स अ ट्रू आर्टिस्ट यार, दैट्स कॉल्ड ट्रू आर्टिस्ट। तो रियली मुझे बहुत उनका एक गजल बहुत पसंद है, तो वो मैं वो गाना चाहूँगा। जरूर जरूर विशाल। अश्रु विरह निरात्मा खाड़ी सक्यो नहीं, पाछा नयन नूर में वाड़ी सक्यो नहीं। हूँ जैन काज अंध भयो रोई रोई ने, ये हार प्यार एने निहारी सक्यो नहीं। हो नयन ने बंद राखी मैंने जाने તમને જોયા છે, નયન ને બંધ રાખી મેં જ્યારે
તમને જોયા છે તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે નયનને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે નયનને બંધ રાખીને રંગનો તો આપણો એક જ ઋતુ એક જ હતી પણ રંગનો તો આપણો એક જ મને સહેરાએ જોયો છે બહારે તમને જોયા છે મને સહેરાએ જોયો છે બહારે તમને જોયા છે તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે નયનને બંધ રાખીને એ નથી કે રાત વીતી ગઈ રાત વીતી ગઈ રાત વીતી ગઈ રાત વીતી ગઈ પરંતુ અર્થ એનો એ નથી કે રાત વીતી ગઈ નહીં તો મેં ઘણી વેળા સવારે તમને જોયા છે નહીં તો મેં ઘણી વેળા સવારે તમને જોયા છે તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે નયનને બંધ રાખીને હકીકતમાં જુઓ તો એક સપનું હતું મારું સપનું હતું મારું સપનું હતું મારું સપનું હતું મારું હકીકતમાં જુઓ તો એક સપનું હતું મારું ખુલી આંખે મારા ઘરના દ્વારે તમને જોયા છે ખુલી આંખે મારા ઘરના દ્વારે તમને જોયા છે તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે નયનને બંધ રાખીને આવી રીતે તો લાખ દરિયામાં નહીં આવી રીતે તો લાખ દરિયામાં મને લાગે છે કે કિનારે તમને જોયા છે મને લાગે છે કે કિનારે તમને જોયા છે તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે નયનને બંધ રાખીને જ્યારે તમને જોયા છે નયનને બંધ રાખીને જ્યારે તમને જોયા છે તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે નયનને બંધ રાખીને
बंद राखी में, नयन में बंद राखी में। अति सुंदर, अति सुंदर। आइए अब सुनते हैं कुमार सानू जी का गीत। फिल्म अ लव स्टोरी 1942। आर.डी. बर्मन का संगीत, शायद ये उनकी आखिरी फिल्म जिनमें उनका संगीत कंपोज किया गया है। इस फिल्म की ये बात थी कि अच्छा, लिखा था जावेद अख्तर साहब ने। इन तीनों को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आर.डी. बर्मन साहब को भी मिला, जावेद अख्तर जी को भी मिला और कुमार सानू जी को भी मिला इस गाने के लिए। तीनों को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आइए वो गाना सुनते हैं आपसे। मंदिर में जलता दिया एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। लहरों का तेल जैसे खुशबू लिए ठंडी हवा ऐसा लगा। सोला सितार जैसे रस की फुहार जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा हो
एक बात पूछो, पूछिए। समझ गए? मैंने शुरू से बोला सिंगल सिलेबस में पूछना जो भी पूछना है। नहीं, आपने लड़की कहाँ देखा जो आपको ऐसा लगा, मतलब इतना सब कुछ आपको लग गया? ये तो कुछ बता नहीं सकता। ये बता दो, सब अपने ही है। नहीं, सही बात है, मगर किसी का एक दौर तो ऐसा आते ही है लाइफ में। हम बेवफा नहीं थे, बेवफा नहीं पर थे, हमने लड़की को देखा तो जब हमें ऐसा लगा, पर हम बेवफा नहीं थे। बेवफा नहीं थे। सही है, बेवफा तो वो है वो पल पल दिल के पास वाला वन साइडेड लव हर किसी के जीवन में होता है। ये एक वो एडोलसेंस एज होती है, जो टीन्स में वो एज होती है ना, मतलब आप 13, 14, 15 एज के होते हैं, 13, 14, 15 इस एज में होते, तो उस टाइम पे आप नादान होते हैं, तो उस नादानी में आपको कोई ना कोई पसंद आ जाता है। हो सकता है आपकी क्लासमेट हो, आपकी पड़ोसन गर्लफ्रेंड हो, आपकी टीचर हो। हाँ, कभी मैंने ऐसे भी किस्से देखे हैं, बच्चों को टीचर से आंटी से प्यार हो गया, बस वो मतलब हो जाता है उनको। फिर तब जाके बड़े होते, तब जाके वो कहते हैं कि यार पता नहीं वो उस टाइम हम कैसे मतलब बहक गए थे। तो वो एक एज ऐसी होती है जहाँ इंसान मतलब कोई भी मतलब लड़का लड़की। उसके लिए मैं गाने का 2 लाइन में बताऊंगा आपको। यस, कहिए। ये फिल्म थी क्रांति फिल्म थी, और मनोज कुमार और हेमा मालिनी जी पे ये गाना शूट हुआ था। गाने का 2 लाइन ऐसा है, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। आप भी अपनी कहानी याद कर लीजिएगा, पर अपने तक ही सीमित रहिएगा, घर पे मत कहिएगा। अगर बाजू में भाभी जी बैठी हैं तो उनको तो बिल्कुल नहीं, उनको पूरा भरोसा है वहाँ पे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तो उधर जिक्र मत करिएगा। ये एक मन की बात होती है, ये हमारी मोदी साहब की मन की बात नहीं, ये हमारे मन की बात होती है। आइए अब हम कुछ कुर्बानी दें। तो ये आपका डुएट सॉन्ग है कुर्बानी वाला? अच्छा, ओके। तो हम कुर्बानी फिल्म का एक ये गाना उठाते हैं, नगमा उठाते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये नगमा है। नदी में, सी में ये नगमा गाया गया है, और बोट पे मनर उदास जी ने ही ये फिल्म में गाया था। नॉर्मली फिरोज खान आई थिंक धर्मात्मा के बाद से शायद उन्होंने हमेशा मनर उदास जी को ही पसंद किया है, और फीमेल में कंचन जी को करते थे, पर इसके अंदर सिंगर नहीं है, बिल्ट इन है। तो ये गाना और फिरोज खान की पिक्चराइजेशन का तो कुछ कहना ही नहीं है। म्यूजिक की परख भी उस जमाने में एक्टर्स में शायद, योगेश जी मैंने ये ऑब्जर्व किया है, आप देखिए तो जो एक्टर होते थे उनको मतलब पूरी पिक्चर का जो प्लॉट होता था ना, सबके अंदर वो इन्वॉल्व होते थे, और उनकी सेंस भी उतनी ही बेहतरीन होती थी। आप वी शांताराम जी को ले लीजिए, शमी कपूर को ले लीजिए, राज कपूर तो पूरा खानदान, ठीक है। अगर हम नए में आए तो राजेश खन्ना जी, उनको ले लीजिए, फिरोज खान, देवानंद, आनंद की मतलब चेतन, मतलब इनकी पूरी फैमिली, चेतन आनंद, विजय आनंद, सब एक्टर भी थे, और आर्टिस्ट, मतलब आर्टिस्ट हर तरीके के आर्टिस्ट थे। किशोर कुमार, ठीक है। इवन रफी साहब ने भी एक फिल्म में एक्टिंग की थी, अगर याद हो तो। हाँ, रफी साहब की एक्टिंग। मुकेश माथुर ने भी एक्टिंग की थी, मुकेश चंद माथुर जी भी हीरो ही बनने आए थे, मोतीलाल साहब। तो इन सबको पूरी समझ थी, मतलब एक्टिंग किस तरह से की जाती है, गाने किस तरह से होने चाहिए, लिरिक्स कैसे होने चाहिए। तो ये पूरा एक पैकेज हुआ करता था। अभी आजकल तो पता नहीं कौन से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो ये पूरे कॉम्बो होते हैं, पर वो लोग स्पेशलाइजेशन एक में ही करते थे, नो डाउट। कुछ थे उनमें से, जैसे फिरोज खान जी, जो एक्टिंग भी काफी बेहतरीन करते थे, और म्यूजिक की परख भी अच्छी थी, डायरेक्शन भी अच्छी कर लेते थे, आर्टिस्ट को पिकअप भी अच्छा कर लेते थे।
तो आइए ये गाना सुनते हैं। खैर इनका मनोज कुमार जी, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। मनोज कुमार जी भी वन ऑफ द बेस्ट ऑल राउंड आर्टिस्ट। या हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, पर मैं ऐसे लगे, पर मैं ऐसे लगे जिस्म से जान जैसे जुदा हो, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। जिंदगी भी तुम्हारे अधूरी, जिंदगी भी तुम्हारे अधूरी, तुमको पालूं अगर, तुमको पालूं अगर हर कमी मेरी हो जाए पूरी, जिंदगी भी तुम्हारे अधूरी। ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, तन्हाई सनम, तन्हाई सनम सहनाई बन जाए जहाँ पर, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। किनको डेडिकेट करना चाहेंगे ये गाना? ऑब्वियसली बिल्कुल मेरे मिसेस को। नहीं, बच्चे को भी कर सकते हैं। सही बात है। बच्चे को भी मेरे पूरा परिवार जो है, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई मेंट। पूरे परिवार को भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं, देखो हमारी सोच पे होता है कि हम क्या सोचते हैं। बिल्कुल ठीक, बाकी गाने में ऐसा कुछ लिखा नहीं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को या इसको कर रहा हूँ। सही बात। लिरिक्स उस तरह से लिखा जाता है और आपको समझना है कि आप किसके लिए। तो पिक्चराइजेशन में उस तरह से हो जाता है तो हमारा एक माइंडसेट ऐसा सेट हो जाता है, नहीं ये तो इसने इसके लिए गाया था तो हम भी, और हम वो सारी चीजें सोचने बैठ जाते हैं। पर हकीकत में पूरे परिवार के लिए
क्योंकि हर व्यक्ति अपने परिवार को वैसे ही चाहता है। बिल्कुल जिंदगी से बहुत प्यार होता है अपने परिवार से, मतलब अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने परिवार से प्यार होता है उनका। बिल्कुल। इसमें कोई दो मतलब डाउट नहीं है, नो डाउट, दो बातें नहीं होती है। आइए अब हम कुछ पुराने गीत में चले जाते हैं। सोलो सॉन्ग है दिलीप साहब का। उस जमाने में रफी साहब का दौर चलता था। रफी साहब के बारे में अगर मैं कुछ कहूं, खैर बहुत छोटा हूं उनके बारे में कुछ कहने के लिए, वो एक इंस्टीट्यूशन थे। जैसे एक्टर, जैसे फिल्म की स्टोरी, जैसे फिल्म का सिचुएशन, उसमें वो ढल जाते थे। मींस ही वाज अ वेरी गुड एक्टर बाय वोकल, ठीक है। दिलीप कुमार वाज अ वेरी गुड एक्टर बाय एक्सप्रेशन, बाय बॉडी लैंग्वेज। तो दोनों दिख ग्रेट। दिलीप साहब भी अपने जमाने में बहुत, अपने जमाने में क्या मतलब आज तक भी उनका बहुत बड़ा नाम है, और ही वाज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। रफी साहब ने एक ऐसा दौर शुरू किया, उसके पहले तो हमेशा जो एक्टर थे वही गाना गाते थे। सही बात है कि भाई मैं एक्टिंग करने आया हूं तो मुझे ही मेरे आवाज में गाना है। पर रफी साहब ने हर किसी के अंदर वो ढल गए, पानी की तरह, कि आप दूध में डालो तो वो दूध हो गया, दही में डालो मतलब छाछ में डालो, लस्सी में डालो तो लस्सी जैसा हो गया, शरबत में डालो तो उस प्रकार का शरबत हो गया, ठीक है। गाने कैसे असर डल जाता हाँ, गाने मतलब, और उनकी गायकी इतनी ऐसी अच्छी होती थी कि उनके गाने से हमें पता चल जाता था कि हाँ ये गाना इस एक्टर पे फिल्म आई है। उसमें स्पेशली तो शमी कपूर साहब, तो शमी कपूर साहब है, इवन देवानंद साहब के लिए भी वो पहले गाया करते थे, फिर बाद में एस.डी. बर्मन और देवानंद साहब ने किशोर दा को गाना देना शुरू कर दिया। फिर किशोर दा का एक दौर शुरू हुआ जहां हर कोई किशोर दा के गाने प्रेफर करता। पर रफी साहब का मतलब ऐसे कहें तो एक युग था, है और रहेगा। मतलब उनके गाने कभी खत्म नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते। तो दिलीप कुमार साहब हमेशा रफी साहब से ही गाना गवाते थे। बट ये एक फिल्म ऐसी है उस जमाने की, 1958 की, यहूदी, जहां पे शंकर जयकिशन जी ने कहा कि नहीं, आप हमेशा आपकी जो मतलब हमें जो लिरिक्स मिलती है वो हम रफी साहब से गवाते हैं, बट यहाँ पे रफी साहब नहीं। ये गाने को सबसे उत्तीर्ण न्याय अगर कोई दे सकेगा, द बेस्ट अगर कोई गा सकेगा दिलीप सुमन, तो वो है मुकेश जी, मुकेश चंद माथुर जी। मुकेश चंद माथुर जी के अंदर क्या, हर किसी में, रफी साहब भी दर्द वाले गीत बहुत अच्छा गा लेते थे, दूसरे सारे सिंगर्स भी अच्छा गा लेते थे, बट मुकेश जी जैसा कोई नहीं। बिल्कुल। तो आइए मुकेश चंद माथुर जी का एक गाना आपसे हम सुने, फिल्म यहूदी 1958 की रिलीज। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरु, तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है।
को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए ना आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, तू न पहचाने तो है तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकार फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, तू न पहचाने तो है तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। सही, शुक्रिया आपका। दीवानापन है गानों के पीछे, राइट। गाने बहुत प्यार से गाते हैं, अच्छे से गाते हैं, मन लगा के गाते हैं। आपके बारे में थोड़ा बताते। आप जब यहाँ पे आए थे तब मुझे मालूम है, हमारे दोस्तों को नहीं पता, आपके अंदर थोड़ी दहशत थी स्टेज की। बिल्कुल। थोड़ा आप मतलब अटके थे, अटक रहे थे। गाने में भी आप मतलब वो होता है स्टार्टिंग में, हर किसी को ये होता है। गाने पसंद है, हम गाते भी है। जैसे आपने कहा कि आप बाथरूम सिंगर थे, तो इनिशियली थोड़ा वो हिच आती है। अब आपको कैसा फील होता है मतलब इस दौरान? एक्चुअली बिल्कुल मैं नया था। स्टेज तो मेरा स्टेज फियर भी रहता है हर एक को। एग्जैक्टली। तो जब मैं यहाँ पे गाने के लिए आया, सब शुरू में गया तब थोड़ा ट्रैक के साथ नहीं जा रहा था, ऐसा कुछ होता था। हमारी मीनू दीदी है, आप है, वो बहुत सारे मतलब डांटते मतलब बहुत पोलाइटली हम समझाते थे कि इसमें इतना वजन दो, इसमें ये करो, इतना ये करो, इसमें स नहीं बोलना है, इसमें श बोलना है, फीलिंग्स लाना है। वो तो मेरा डायलॉग होता था, फीलिंग्स आना है, वो तो मेरा डायलॉग होता था। वो तो मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि हर गाने में, हाँ, हर गाने में। आज रफी साहब क्यों बने हैं? देखो, मैंने तभी तो कहा कि दिलीप साहब एक एक्टर थे, फिजिकल एक्सप्रेशन से फीलिंग्स दिखाते थे, बट गा के दिखाना है आपको। तो जब तक आपके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आएगी, वो लय सेट नहीं होगा, तो तब तक सामने वाला कैसे पहचानेगा? नहीं तो नॉर्मली मैं तो कितने मतलब हमारे यहाँ पे आर्टिस्ट आते हैं, उनको मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ते बहुत अच्छा हो। हमेशा जब गाना गाना होता है ना, तो लिरिक्स आपको जुबानी होना चाहिए, आपको कोई पढ़ के नहीं गाना चाहिए। हाँ, ये आपके रेफरेंस के लिए है। जैसे आप कभी मुखरा में या कभी किसी में कुछ चेंज आता है गाने में, तो आपको बस वो नजर रखनी है कि हाँ, मुझे अभी यहाँ पे अब ये उठाना है, ठीक है, तो ये शब्द से मुझे उठाना, बस उसके लिए ये लिरिक्स आपके सामने होना चाहिए। बट हकीकत में तो आपको लिरिक्स बकायदा याद होना चाहिए। और मैं हर किसी को कहूंगा, जो भी गाना गाने के शौकीन हैं या गाना गाने चाहते हैं, मैं हर किसी से यही कहूंगा, आप एक गाने से दूसरे गाने तक मत जाओ जब तक आप एक गानों को मतलब आप ध्यान से सुनो नहीं, कांसेन न बनो। पहले तो हमको कांसेन बनना है। एक एक चीज हमें समझनी है, एक एक चीज हमें समझनी है। दिस इज जस्ट लाइक अ नोटेशन। जैसे हम
वो पैराग्राफ लिखते थे ना, हम स्कूल में होते थे तो टीचर्स हमको कहती थी कि आपको ये पैराग्राफ लिखो या प्रीसी राइटिंग, वो ब्रेक करके देते थे, आपको उसकी स्टोरी बनानी है। तो जब आप स्टोरी बनाते हैं तब आप नोटेशंस डालते हैं, वो कोलोन है, कॉमा है, फुल स्टॉप है, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी है, एस्ट्रिक मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, तो हम ये सब डालते थे। तो ये सब जब डालते थे उसका कोई महत्व होता था, तो उसी तरह से ये लिरिक्स में भी उसका महत्व है। तो उसी तरह से इसके लिए हम आपको कहते हैं कि फीलिंग्स डालो, कि अगर आप प्रश्न पूछते हो तो वो प्रश्न पूछने वाली मतलब आपका आप जो कहते हो उस तरह से आना चाहिए। आपका नाम क्या है, अगर मैं ऐसे बोल दूं आपका नाम क्या है, अगर फिर क्वेश्चन से पूछूं तो जी आपका नाम क्या है, देखो दोनों चेंज हो जाता है। तो बात वो आती है, इसके लिए हम कहते हैं कि फीलिंग्स डालिए। और मीनू जी तो खैर, मीनू जी है वो टेक्निकल में तो उनको बीट करना बहुत डिफिकल्ट है, वो एक एक मतलब पॉइंट पकड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात बताओ इनकी क्या है, पकड़ना तो मैं भी पकड़ लूंगा, मिला जी भी पकड़ लेंगे, यहाँ पे दूसरे आर्टिस्ट बैठे हैं वो भी पकड़ लेंगे, बट मीनू जी जिस अदा से समझाती है ना कि ये चीज इधर ये है आपकी मिस्टेक और आप इसको इस तरह से दीजिए, वो उनका मतलब आइसिंग ऑन द केक है। और बहुत जल्दी पकड़ के बहुत जल्दी समझा देती है, सिखा देती है, दिमाग में बात बैठ जाती है। आप यार समझिए कि मैं शादी के पहले गाना नहीं गाता था, मैं नहीं गाता था, मतलब आता था तो निजानंद के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में मेरे को हर किसी ने कहने लगा कि हरीश तेरी गायकी सुधर गई है, मतलब आप कुछ अच्छा, मुझे क्या कुछ पॉइंट्स मेरे को समझाते हैं कि भाई इधर से ऐसा करिए, इधर से वैसा करिए। और लिटरली मीन्स मुझे खुद को पता चलता है कि हाँ कुछ पसंद आया। आइए चलो अभी हम फीलिंग्स में एक बात करना चाहता हूँ। फीलिंग्स कब आती है, जब हमारे जैसे बिगिनर्स होते हैं उनके लिए तो पहले तो गाने का जो लाइंस है उसके ऊपर ध्यान रखें या फीलिंग्स के ऊपर ध्यान रखें। तो फीलिंग्स के ऊपर ध्यान रखें तो लाइन चला जाएगा। सही पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े। आइए गजल सुनते हैं। नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो वादियाँ वो फज़ाएं के हम मिले थे जहाँ, वो वादियाँ वो फज़ाएं के हम मिले थे जहाँ, मेरी वफ़ा का वही पर मज़ार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। न जाने देख के
हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में कायल वो प्यार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया। यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है। यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है। मेरी तलाश में शायद बाहर आज भी है। तो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। न पूछ कितनी मोहब्बत की ज़हर खाए, न पूछ कितनी मोहब्बत की ज़हर खाए, किसी को सोच के दिल सोगवार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में कायल वो प्यार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। बहुत खूब, बहुत खूब। हसन कमल जी का ये लिखी हुई गजल थी जिसे पप्पी लेडी साहब ने कंपोज किया था। भूपेंद्र सिंह और आशा भोसले जी का ओरिजिनल प्लेबैक। फिल्म थी एतबार। आइए अब हम सुनेंगे कल्याण जी आनंद जी का कंपोज किया हुआ नगमा। 1968 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म थी सरस्वती चंद्र। नूतन जी इसकी एक्ट्रेस थी इन फिल्म में। नूतन जी खुद में एक ऐसा कहते हैं कि फीमेल आर्टिस्ट में अगर एक्टिंग देखने जाएं तो शी वॉज दी बेस्ट। शी वॉज दी बेस्ट। यस यस। इवन लता जी से जब पूछा गया था कि आप किस फीमेल एक्ट्रेस के लिए गाना प्रेफर करेंगी, पसंद करेंगी, द फर्स्ट एक्ट्रेस नाम दीजिए, तो कहा था कि नूतन जी। तो ये भी पूछा क्यों, तो जवाब लता जी का ये आया कि मैं जब गाती हूँ, जो एक्टिंग मतलब करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेशन नूतन जी देती, क्योंकि नूतन जी खुद भी एक सिंगर थी।
तो वो समझते थे कि भाई कौन सा मतलब ये गाना ऐसा गाया है तो इधर मुझे किस तरह से एक्सप्रेशंस मुझे देने हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत मतलब जरूरी है एक्टर को और सिंगर को भी, दोनों को एक दूसरे के साथ मैच होना। ये गाना सुनते हैं, फूल तुम्हें भेजा है खत में। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। प्यार छुपा है खत में इतना, जिसमें सागर में मोती। प्यार छुपा है खत में इतना, जिसमें सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। आँख खुली तो तन्हाई, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जा, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगनात में, कोई तो ऐसी है मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो, मिलने की सूरत लिख दो। बिछाए बैठे हम, तन्हाओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे
में इतना जितने सागर में मोती चूम ही लेता हाथ तुम्हारा पास तुम मेरे होती बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाया आपने। हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये योगेश मिस्त्री के साथ हमारी जो फीमेल अदाकारा हैं आज, वो है अंकिता शाह। ये हमारे अहमदाबाद की एक उभरती कलाकार है और वह अच्छा गाती है, आप सुन ही रहे हैं। अब नेक्स्ट शो, अभी कुछ गाने बाकी हैं। नेक्स्ट शो की डेट अनाउंस का समय हो गया है। आज है 6 तारीख, तो नेक्स्ट डेट मीनू जी हम लेंगे 11 तारीख। 11 तारीख इसी महीने की हमारा नेक्स्ट फेसबुक लाइव शो होगा और उन तारीख में मीन्स 11 तारीख में एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट आपके सामने आएंगे और बहुत ही बेहतरीन गाना गाएंगे। अक्षय जानी, जी हाँ, प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। आए दिन अहमदाबाद के बाहर भी घूमते रहते हैं और बहुत ही अच्छा गाते हैं। बेसिकली वॉइस ऑफ किशोर कुमार पर वर्सेटाइल है। उनके गाने आपको 11 तारीख को सुनने मिलेंगे, तो जरूर भूलिएगा मत, ज्वाइन रहिएगा हमारे साथ। प्रश्न का भी टाइम आ गया है। हर एपिसोड में हम कुछ तो लाते हैं, राइट? लास्ट टाइम आई थिंक हितेश भट्ट जी जीते थे। क्वेश्चन था कि कौन सा म्यूजिक कंपोजर थे जिनको नोटेशन लिखना नहीं आता था, तो हितेश भट्ट जी ने जवाब दिया था O.P. नैयर। बिल्कुल सही जवाब था उनका। आज प्रश्न है फिल्म शालीमार, उषा उत्थप जी ने गाना गाया। उन्होंने गाना गाया था, क्लब सॉन्ग था 1 2 चा चा चा। वो फिल्माया गया था अरुणा ईरानी जी पे। ओरिजिनली अरुणा ईरानी वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस। हु वॉज द फर्स्ट चॉइस? जल्द से जल्द जवाब दे दीजिए। जो राइट आंसर देगा उनको फेसबुक लाइव होने का मौका मिलेगा। आइए अब हम अगला नगमा सुनते हैं। कल्याण जी आनंद जी का कंपोजिशन है, अगेन फिरोज खान की फिल्म, गाया है मुकेश जी ने और फीमेल में कंचन जी ने। बहुत ही प्यारा नगमा है, अब सबको जरूर पसंद आएगा। आइए क्या धूप लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या धूप लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या धूप लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या धूप लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तारीफ करोगे कब तक, बोलो कब तक।
बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। हो खुश हो ना मुझे तुम पाकर, मुझे पाकर। प्यासे दिल को आसिया बरसाए। क्या दिल में है और तमन्ना है, तमन्ना हर जीवन में तुम मेरे ही बनना। फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। हो क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारी हो, तुम प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारी हो। सुपर। ये गाने के लिरिक्स कुछ चेंज होने चाहिए कभी कभी। जब तक आप बैचलर हो तब तक ये लिरिक्स ठीक है, और शादी के बाद में वो जो आता है ना, तारीफ करोगे कब तक, तो आपको ये कहना चाहिए जब तक परिवार ना देखे तब तक। क्योंकि बाद में थोड़ा एम्ब्रेसिंग हो जाता है कि भाई वो फीलिंग नहीं डाल सकते ना, वो फीलिंग डालने के लिए थोड़ा शब्द का चेंज होना चाहिए। चलो आइए आज का आखिरी नगमा। उसके पहले हम हमारे साउंड ऑपरेटर मिगार जी का भी शुक्र अदा करें कि बहुत ही बेहतरीन साउंड आपने दिया। योगेश जी आपका भी हम करते हैं कि आपने बहुत अच्छा आज गाना गाए। सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग वाज सुपर। अंकिता शाह जी आपको साथ देने यहाँ पे आए, बहुत ही बढ़िया। मीनू जी जिनके कंसेप्ट, जिनके देख रेख में ये सब कुछ हो रहा है। मैं खुद हरेश मोतियानी जो एक बीच में आ जाता है थोड़ा अपना रस डालने के लिए, संगीत का थोड़ा नॉलेज बांटने के लिए। आइए आखिरी नगमा हम सुनते हैं। फिल्म तेजाब गाया है अनुराधा जी पुडवाल जी ने और अमित कुमार जी ने। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। कह दो कि तुम हो मेरी वरना। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे मरना। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे मरना। यही अदा तो एक सितम है। सुनो तो मेरी कसम, कहता कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं
कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे मरना। तुम आज मुझसे एक वादा कर लो, फिर ना कोई तुम शरारत करोगे। जितनी मोहब्बत मैं करती हूँ तुमसे, मुझसे तुम अपनी मोहब्बत करोगे, मोहब्बत करोगे। यही सदा तो एक सितम है। सुनो तुम्हें मेरी कसम, कहता कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे मरना। कल दिल दुखाया था मैं ना तुम्हारा, इस बात का आज तक मुझको है गम। ये सोच कर ना गुजर देना मुझको, मेरी ये पहली मोहब्बत है जाना, मोहब्बत है जाना। यही अदा तो इसी दम है। सुनो तुम्हें मेरी कसम है, कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे मरना। शिकवे गिले, शिकवे गिले, शिकवे सब कर कहानी, अब जिंदगी भर कहानी। अब मैं तुम्हारा और बस तुम्हारा, मर जाऊं भी तो ना होगी। बेवफा हम न होंगे। यही अदा तो इसी दम है। सुनो तुम्हें मेरी कसम है, कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे मरना। देखो कभी ऐसा करना, देखो कभी ऐसा कहना। यही अदा तो इसी दम है। सुनो तुम्हें मेरी कसम है, यही अदा तो इसी दम है। सुनो तुम्हें मेरी कसम है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, क्रोक स्टूडियो को दिया और क्रोक स्टूडियो की इस पहल को और इन आर्टिस्टों को दिया। आज का दिन हमारे यार योगेश मिस्त्री जी के नाम का था। इनके पसंदीदा नगमे आपके सामने हम पेश करे जा रहे थे, जिनका साथ डुएट में दिया था अंकिता शाह जी ने। थैंक यू ऑल। हम फिर जल्द मिलेंगे 11 तारीख को। जरूर से समय हम अनाउंस कर देंगे, क्योंकि आर्टिस्ट से हमें तो जानना है, क्योंकि प्रोफेशनल आर्टिस्ट को हमें जानना है कि किस समय वो अवेलेबल है। राइट, सी यू।